चाणक्य आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र के बारे में। देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में इससे संबंधित बहस छिड़ी हुई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ के एक और नियम के खिलाफ देश के अलग अलग उच्च न्यायालयों में बहस छिड़ी हुई है और इस बार मुद्दा है मुस्लिम लड़कियों के निकाह की उम्र का। मुस्लिम विवाह के एक मामले में 18 नवंबर 2022 को केरल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के जस्टिस बेजू कुरियन थॉमस ने एक फैसला सुनाया। इसके साथ ही नाबालिग पत्नी से यौन संबंध बनाने वाले पति की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई। मुस्लिम पर्सनल लॉ के नियमों और 4 हाईकोर्ट के पुराने फैसलों से अलग केरल हाईकोर्ट का ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि 2 प्रकार के मामले हैं क्या। पहला मामला है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस जेएस बेदी ने अपने एक फैसले में हाल ही में कहा कि सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला की किताब प्रिंसिपल ऑफ मोहम्मदन लॉ के अनुच्छेद 195 के अनुसार 16 साल की लड़की और 21 साल के लड़के के बीच निकाह कानूनन सही है। वहीं इस फैसले को चुनौती देते हुए एनसीपीसीआर ने कहा था कि हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देकर बाल विवाह की अनुमति दी है, तो ये सही नहीं है। इस प्रकार से एक तरफ मुस्लिम पर्सनल लॉ और दूसरी तरफ पॉक्सो एक्ट के बीच में क्लैश होता दिखाई दे रहा है। दूसरा मामला है मार्च 2021 में 31 साल के खलीदुर रहमान ने 16 साल की फरीहा को अगवा करके शादी कर ली। एक रोज जब फरीहा ने गर्भवती होने की आशंका जताई तो खलीदुर रहमान ने उसे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनकी जांच करवाई। लड़की को नाबालिग देखकर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ने पुलिस को खबर कर दी। इसके बाद पुलिस ने 5 से ज्यादा धाराओं में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इन धाराओं में आईपीसी 366 यानी शादी के लिए किडनैप करना, आईपीसी 376(2) यानी नाबालिग के शरीर को नुकसान पहुंचाना, आईपीसी 376(3) यानी जबरन शारीरिक संबंध बनाना, पोस्को की धारा 5(1) और पोस्को की धारा 6 में 10 साल या आजीवन जेल की सजा के प्रावधान के साथ ये केस दर्ज किया। केरल हाईकोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर करते हुए आरोपी ने कहा कि उसने पश्चिम बंगाल से होने की वजह से पश्चिम बंगाल एक्ट 26/1961 के तहत शादी की है, जिसके अनुसार पर्सनल लॉ के तहत प्यूबर्टी की उम्र के बाद मुस्लिम लड़की की शादी वैध है। जिस दिन केस दर्ज हुआ उस समय लड़की की उम्र 15 साल 8 महीने थी, ऐसे में ये शादी वैध है। दूसरा तर्क ये दिया कि 3 हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी को पर्सनल लॉ के तहत सही बताकर पहले भी ऐसे मामलों को खारिज किया है। ऐसे में इस मामले को भी खारिज किया जाना चाहिए। लेकिन केरल हाईकोर्ट ने 3 हाईकोर्ट के फैसलों को मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनाते हुए केरल हाईकोर्ट ने इस तरह के जिन फैसलों को मानने से इनकार किया वो इस प्रकार है। पहला मामला है जावेद बनाम हरियाणा राज्य मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला। फिजा और अन्य बनाम दिल्ली राज्य सरकार और अन्य के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। मोहम्मद वसीम अहमद बनाम राज्य मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। इन तीनों हाईकोर्ट के फैसले को केरल हाईकोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। इस मामले में फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश को लेकर केरल हाईकोर्ट के जज बेजू कुरियन ने कहा कि ऐसे मामलों में इससे पहले सुनाई गई सम्मानित जजों के फैसलों को मैंने पढ़ा है। मैं उन फैसलों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी को पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। कोर्ट में फैसला सुनाते हुए जज ने कहा कि जांच में पाया गया है कि नाबालिग लड़की के माता पिता की जानकारी के बिना आरोपी ने उसे बहला फुसलाकर अगवा किया है। इस कथित विवाह के समय लड़की नाबालिग थी। ऐसे में ये विवाह कितना सही है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार भी बहस के योग्य है।
जस्टिस बेजू कुरियन ने आगे कहा कि पॉक्सो एक्ट काफी सोच समझकर बनाया गया था। यह बाल विवाह और बाल यौन शोषण के खिलाफ है। इस हिसाब से शादी होने के बाद भी किसी नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाना कानूनी अपराध है। आईपीसी 375 का एक्सेप्शन कहता है कि अगर पति 15 साल से ज्यादा की पत्नी के साथ रिलेशन बनाता है तो इजाजत है। ये सभी धर्मों के लिए है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन से दो अहम कानूनों के विरुद्ध है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के एक फैसले के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की उम्र 15 साल बताई गई है, जो देश के दो अहम कानूनों के खिलाफ है। पहला है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र में शादी कानूनी रूप से अपराध है। इतना ही नहीं, जबरन इस तरह की शादी करवाने वाले लोग भी अपराधी हैं। हालांकि इस कानून में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि यह किसी दूसरे कानून को खत्म कर देगा। इसलिए पर्सनल लॉ के तहत 15 साल में मुस्लिम लड़कियों को शादी की परमिशन मिल जाती है। पॉक्सो एक्ट 2012 दूसरा ऐसा कानून है। इसके अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़कियों को नाबालिग माना जाता है। नाबालिग लड़कियों से शादी करके शारीरिक संबंध बनाना कानूनन अपराध है। यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ इन दोनों कानूनों के खिलाफ है। अब हम बात करेंगे कि भारत में अलग अलग धर्मों के लड़के लड़कियों की शादी के लिए मुख्यतः कितने कानून हैं। भारत में इसके लिए मुख्यतः 3 कानून हैं। पहला है हिंदुओं के लिए हिंदू विवाह कानून 1955। इस कानून के सेक्शन 21B के तहत जैन, बौद्ध और सिख धर्म की भी शादियां होती हैं। इस कानून के सेक्शन 53 के अनुसार शादी के लिए लड़की की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल होनी चाहिए। इसके अलावा सिखों की शादी आनंद कारज विवाह अधिनियम 2012 के तहत भी होती है। दूसरा है ईसाइयों की शादी के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। इस कानून के अनुसार भी शादी के लिए लड़की की मिनिमम एज 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए। तीसरा है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इसके तहत 2 धर्मों या किसी भी धर्मों के लोग अपनी शादी रजिस्टर करा सकते हैं। इस कानून के अकॉर्डिंग भी शादी के लिए लड़की की मिनिमम एज 18 और लड़कों की 21 होनी चाहिए। इसके अलावा मुस्लिम लड़के लड़कियों की शादी उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार होती है, जिसके बारे में संसद से कानून नहीं बना है। 18 साल से कम उम्र में लड़कियों की शादी गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन वाइडेबल है। कैसे? बच्चों की शादी को रोकने के लिए 2006 में बना बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस कानून की धारा 2A के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 से कम उम्र के लड़के की शादी नहीं हो सकती। ऐसी शादी कानून की धारा 3 के तहत गैर कानूनी तो नहीं है, लेकिन वाइडेबल है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनर में शादी होती है तो वयस्क होने पर कोर्ट में याचिका देकर नाबालिग लड़की शादी को रद्द या शून्य करवाने की मांग कर सकती है। अब अगर इस पूरे मामले की दवा खोजी जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अनेक चरणों में लागू करके इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। संविधान के अनुसार सभी धर्मों की महिलाओं को शादी, तलाक और गुजारा भत्ता के बारे में समान अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दाखिल कई याचिकाओं के बाद 18 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार ने एक हल्फनामा दायर कर रखा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक नीतिगत मामला है। इस मामले में संसद फैसला करती है। ऐसे में कोर्ट सरकार को इस मामले में मसौदा तैयार करने का निर्देश नहीं दे सकती, ऐसा इस हल्फनामे में कहा गया है। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। हम कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.